बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज मतलब वो सारे टर्म्स, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए जरूर याद रखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। शुरुआत से हम लोग ये सुनते आए हैं कि हम लोगों को ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। तो ट्रांजैक्शन के कुछ टाइप्स है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब वो जिसमें मनी इन्वॉल्व है, नॉन मॉनेटरी मतलब वो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल इज बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर मतलब एक हाथ से एक चीज लो, दूसरी दो। पुराने जमाने में होता ऐसा था कि लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने जरूरतें पूरी करना कैसे शुरू किया? एक काम करो, मेरे पास गेहूं है, आपके पास ज्वार है, आप मुझे ज्वार दो, मैं आपको गेहूं दूंगा। तो एक कमोडिटी के अगेंस्ट दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज होने लगी। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, जो एक नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहलाया जाता है। हमारे लिए अकाउंटिंग एंगल से इंपॉर्टेंट कौन है? तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से, कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Exchange of money or money's worth is monetary transaction. Cash transaction, a business transaction in which cash is paid or received immediately. तुरंत आपने कमोडिटी खरीदी, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से पैसा दे दिया, कैश ट्रांजैक्शन। आपने कस्टमर को कमोडिटी बेची, तुरंत पैसा मिला, कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कमोडिटी मिलते ही या बेनिफिट मिलते ही तुरंत पेमेंट किया जाता है, तुरंत पैसा एक्सचेंज होता है। इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली, इट इज पेड और रिसीव्ड एट इन फ्यूचर। जैसे मैंने अभी आप लोगों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैंटीन में गए, उसको बोला एक काम कर भाई, तो लिख के रख। या आप, जनरली ये होता है, हम में से काफी लोगों के साथ होता है, अपने फादर का मार्केट में नाम होता है, कुछ पर्टिकुलर शॉप्स होती है, जैसे ग्रोसरी शॉप, किराना दुकान, जहां से आप कोई चीज लेके आते हो और उन्हें बोलते हो खाते में लिख देना। तो आप खाते में लिख देने का मतलब क्या होता है? आप तुरंत पैसा नहीं दे रहे हो, आप वो माल उधारी पर खरीद के ला रहे हो, जिसका पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो। बिजनेस बढ़ाने के लिए काफी बिजनेसमैन भी क्रेडिट पर माल बेचते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके पास तुरंत कैश अवेलेबल हो ही। तो फिर बिजनेस बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है? एक काम करो, अभी माल ले जाओ, फ्यूचर में पैसे देना। सो ऐसे ट्रांजैक्शन जहां पर उधारी दी जाती है या ली जाती है, उन दोनों केसेस में इन ट्रांजैक्शंस को कहा जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। Non-monetary transaction means exchange of one thing to against another. एक चीज लो, दूसरी दो, that is non-monetary transaction means barter exchange. अगला कॉन्सेप्ट है एंट्री। एंट्री मतलब आप लोग जो दरवाजों से लेते हो या स्क्रीन पर जो हीरो हीरोइन लेते हैं वो वाली एंट्री नहीं। यहाँ पे एंट्री मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन होगा उसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे। दैट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज एंट्री। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द प्रॉपर फॉर्म और मेथड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एज एन एंट्री। जो प्रॉपर तरीका बताया गया है उस तरीके से जब आप ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे तो उसे कहा जाएगा एंट्री। नरेशन, अब ट्रांजैक्शन तो दिखा दिया, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के कुछ डिटेल्स फ्यूचर रेफरेंस के लिए बिजनेसमैन को जरूरी होते हैं। जैसे कोई गुड्स बेचे है तो क्या क्वांटिटी बेची गई है उसकी, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एडवांस पेमेंट दिया है तो वो किस चीज के अगेंस्ट एडवांस में पैसा दिया है। ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो फिर जो एंट्री हमने की है
उस एंट्री का शॉर्ट में ब्रैकेट में एक एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है. दैट एक्सप्लेनेशन, दैट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, इट्स कॉल्ड एज नरेशन. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is called as a narration. It is always given in a bracket below the journal entry and it is usually starts with the word being or for. Narration शुरू किससे होता है? Narration शुरू होता है being या for in words. Goods, यहाँ पे goods का मतलब होता है anything purchased for resale और anything produced for selling into market. अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. एक फर्नीचर शॉप ओनर है, उसने चेयर्स खरीदी. उसका इंटेंशन क्या है? ऑफ कोर्स फर्नीचर का शॉप है, चेयर्स खरीदी तो रीसेल करेगा, तो उसके लिए चेयर्स उसके गुड्स बन गए. ऑन द अदर हैंड, आपने या मैंने हमारे घर में रखने के लिए चेयर्स खरीदे, घर में यूज करने के लिए चेयर्स खरीदे. आर दे गुड्स फॉर अस? नो, दे आर नॉट गुड्स फॉर अस. सो गुड्स क्या होता है? वो चीज जो आपने खरीदी है या प्रोड्यूस की है, किस चीज के लिए? आगे सेल करने के लिए. इट इज कॉल्ड एज गुड्स. The term goods refers to merchandise, commodities, articles or things in which a trader trades. These are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. These are, sorry. ये बनाए ही जाते हैं सेल करने के लिए, या ये खरीदे ही जाते हैं सेल करने के लिए एंड उस पर प्रॉफिट कमाने के लिए. कैपिटल एंड ड्राइंग्स. कैपिटल का मतलब क्या देन? कैपिटल इन सिंपल टर्म्स, इट इज मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस. बिजनेस का जो मालिक है, जो ओनर है, उसने बिजनेस में जो भी पैसा लगाया है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल. दूसरा टर्म है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स मतलब क्या? ऑफ कोर्स ओनर के कुछ पर्सनल खर्चे भी हैं, तो खुद के पर्सनल खर्चे पूरे करने के लिए या खुद की पर्सनल ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब ओनर बिजनेस में से कुछ अमाउंट निकालता है, विड्रॉ करता है, तो दैट विड्रॉवल इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल. भांडवल या लागत, आप बिजनेस में जो पैसा लगाने वाले हो, दैट इज कैपिटल. कैपिटल का एक फॉर्मूला है, दैट इज असेट्स माइनस liabilities. Drawings, the amount of cash or value of goods, assets, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use, it's called as drawings. Of course, business का जो पैसा है वो business का है, उसमें से कुछ पैसा निकाल के ओनर अगर खुद के पर्सनल खर्चे कर रहा है या उसके बिजनेस में जो गुड्स है उसे वो निकाल रहा है खुद के पर्सनल यूज के लिए, तो उसे कहा जाएगा ड्राइंग्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका एक किराना शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है. अब आपके घर में जो भी ग्रोसरी की जरूरत पड़ेगी, आप मार्केट में जाके खरीदोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट. आप आपके दुकान में जाओगे, जो जरूरत है वो घर पे लेके आओगे. आप वहां पे करने वाले हो क्या? एक्चुअली नॉट. तो फिर ऐसी अमाउंट या ऐसी गुड्स जो आपने आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से निकाले हैं, उसे कहा जाता है ड्राइंग्स. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. सिंपल टर्म्स में मैं आपको इनका मतलब समझा दूं. डेटर्स का मतलब वो सारे लोग जिन्हें आपने उधारी पर माल बेचा है और जिनसे पैसे आने वाले हैं. क्रेडिटर मतलब वो सारे लोग जिनसे आपने उधारी पर माल खरीदा है और जिन्हें आप पैसा देने वाले हो.
So debtors and creditors. Debtor, a person who has to pay to the business for getting goods and services on credit is known as debtor. उसको माल मिला है, किस पर मिला है? उधारी पर मिला है। मतलब इन शॉर्ट उन लोगों को आपने उधारी पर माल बेचा है तो वो बन गए आपके डेटर्स। Creditor, a person to whom business has to pay for getting goods and services on credit is known as creditor. अब क्या होने वाला है? मैंने माल खरीदा, किस पर खरीदा? उधारी पे खरीदा। तो मैं जब उधारी पर माल खरीदूंगी तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर। सो ऑफ कोर्स वो मेरा बन जाएगा क्रेडिटर। डेटर से आपको पैसे आने वाले हैं इसलिए वो आपकी असेट कहलाता है, और क्रेडिटर्स को आपको पैसे देने पड़ने वाले हैं इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी कहलाता है। बैड डेट्स। बिजनेस करते वक्त ऐसा काफी बार होता है कि लोगों से आपको पैसे आने वाले होते हैं लेकिन नहीं आते, वो पैसे आपके डूब जाते हैं। तो फिर ऐसे डेटर्स जिन्होंने आपके पैसे नहीं दिए, दे टर्न्ड इररिकवरेबल, उन्हें कहा जाता है बैड डेट्स। एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेट्स। इट इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। ये अमाउंट आपकी डेटर से वसूल नहीं हो पाई तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका लॉस हो गया, ये आपका नुकसान हो गया। Next is expenditure and types of expenditure. Now what is expenditure? Expenditure का मतलब होता है खर्चा। किस चीज का खर्चा? बिजनेस से रिलेटेड खर्चा। अब जब भी हम लोग बात करेंगे we will talk about the things related to particular business. So expenditure and types of expenditure. Expenditure, an amount spent by business for any consideration received by business is called as expenditure. ये क्या? ये बिजनेस ने किया हुआ खर्चा है। किस चीज के लिए खर्चा किया हुआ है? उस खर्चे के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट बिजनेस को मिला है। मैम मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरा महीना मेरे शॉप में यूज की गई, मैंने लाइट बिल पे किया, एक्सपेंडिचर हो गया। स्टाफ ने मेरे पास पूरा महीना काम किया, उसकी मैंने सैलरी दी, एक्सपेंडिचर हो गया। मेरी शॉप मैंने इस्तेमाल की है महीना भर, उसका मैंने रेंट पे किया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है? खर्चा कर रही हूँ, पैसा दे रही हूँ, लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 3 टाइप्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले हम बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर फिक्स्ड असेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। अब यहाँ पे मैं पहले फिक्स्ड असेट ये कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। फिक्स्ड असेट्स मीन्स द असेट्स ऑफ बिजनेस which will be used to earn income for longer period. This period is generally for more than 1 year. For example, मेरे क्लासरूम में मैंने बेंचेस रखे हुए हैं। क्या वो बेंचेस मैं अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने वाली हूँ? ऑफकोर्स करने वाली हूँ। ऑफकोर्स मेरे स्टूडेंट्स वहाँ बैठेंगे और मुझसे पढ़ेंगे, वो मेरी फिक्स्ड असेट है जिसको मैं लंबे समय तक इस्तेमाल करूँगी। मेरे पीछे जो स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हो, ये स्क्रीन भी क्या है? मेरा फिक्स्ड असेट है, बिकॉज इसे मैं पढ़ाने के लिए यूज कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स इसे मैं 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के लॉन्ग टर्म रेंज में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो फिर ऐसे असेट्स क्रिएट करने के लिए, फिक्स्ड असेट क्रिएट करने के लिए या एग्जिस्टिंग फिक्स्ड असेट को रिपेयर करके उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर कोई खर्चा किया गया है तो इट विल बी टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हर बिजनेस को चलाने के लिए हमें रोज के रोज कुछ बेसिक खर्चे करने पड़ते हैं। दोज डे टू डे एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, जिससे कोई असेट क्रिएट होने वाली नहीं है, लेकिन मेरा बिजनेस करने के लिए वो सारे खर्चे करना
जरूरी है। तो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। मेरा बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा, दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, रेंट, सैलरी, वेजेस एक्सेट्रा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। XYZ एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझे अप्रोच किया और ये कहा कि मैम आप ना टेंशन मत लो, आप हमें 1 लाख रुपीस दो और अगले 3 सालों तक का आपके क्लासेस का या आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हम लोग संभालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, मैं रिपीट करूंगी। अभी मैंने 1 लाख रुपीस देने हैं जो अगले 3 सालों तक मुझे बेनिफिट देने वाले हैं या मेरे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट संभालने वाले हैं। अब हुआ ऐसा कि मैंने 1 लाख रुपया आज दिया, बट कोई असेट क्रिएट हुई क्या? एक्चुअली नहीं। एडवर्टाइजमेंट ये मेरा बिजनेस चलाने के लिए लगने वाला ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, ये असेट क्रिएट नहीं करता, लेकिन मेरा बिजनेस चलाने के लिए ये खर्चा करना ज़रूरी है। तो मैंने आज जो 1 लाख रुपए एडवर्टाइजमेंट के दिए, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ, बट इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है, ये मुझे कितने समय तक मिलने वाला है? 3 सालों तक मिलने वाला है। मतलब एक्सपेंडिचर पेड वंस बट बेनिफिट विल बी रिसीव्ड फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ऐसे खर्चों को कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर उन 1 लाख रुपयों का पूरा बेनिफिट मिल रहा है क्या मेरे को? नहीं, मुझे उसका बेनिफिट 3 सालों तक मिलने वाला है। सो इट विल बी टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। पहले हम लोग बात करेंगे ट्रेड डिस्काउंट की। चलिए, इसके लिए ना हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है। हम सब लोग जनरली मॉनसून्स में सेल में जाते हैं, 50% ऑफ, 70% ऑफ, मिंत्रा पर चल रहा है 50% ऑफ, एंड ऑफ रीजन सेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सेल होते हैं, ये सारे सेल ये सारे कस्टमर्स के लिए यूनिफॉर्म होते हैं या कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं? सबके लिए यूनिफॉर्म है, जो उस शॉप में जाएगा उसे 50% ऑफ मिलने वाला है, एज सिंपल एज दैट। सो जब कोई भी बिजनेसमैन अपनी जो सेल प्राइस है, जिसे लीस्ट प्राइस कहा जाता है, जिस पर वो ओरिजिनली वो कमोडिटी सेल कर रहा है, उसी को कम कर देगा फॉर ऑल द कस्टमर्स, इट विल बी टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। ये सबको मिलेगा, यूनिफॉर्मली मिलेगा, और यहाँ पे सेल प्राइस को ही कम कर दिया जाएगा। सो ट्रेड डिस्काउंट, इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। मतलब सेल प्राइस डायरेक्टली कम कर दी जाएगी। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। ये डिस्काउंट कब मिलेगा? आप शॉप में जाओ, शॉपिंग करो, आपको तुरंत वो डिस्काउंट दिया जाने वाला है। Value of goods purchased or sold recorded is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed. आपको बिल ही कौन से अमाउंट का मिलेगा? आपको बिल ही मिलेगा नेट अमाउंट का। नेट अमाउंट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉप में गई जहाँ से मैंने 1000 रुपीज़ की शॉपिंग की, वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा था। मतलब मेरे को बिल कैसे मिलेगा? अमाउंट सेल वैल्यू ₹1000 लेस 50%, अमाउंट पेएबल 500। यानी एक्चुअली उस ओनर ने मेरे को माल कितने में बेचा? 500 रुपये में बेचा। वो 1000 रुपये कंसिडर ही करने वाला नहीं है, वो सेल प्राइस या लीस्ट प्राइस को ही कम कर देगा, 50% ऑफ। दूसरा है कैश डिस्काउंट। काफ़ी बार अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब ऑनलाइन कोई चीज़ें खरीदना चाहते हो, जैसे मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग,
तो अगर आप उसको EMIs पर लेना चाहते हो तो पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता, आप वन टाइम पेमेंट कर दो तो पैसा कम लगता। मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट या अर्ली पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है, इट इज कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट, इट इज द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिट। इट इज द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। बहुत सिंपल है, एक शॉपकीपर के पास आप गए, आपने बोला मेरे को फ़ोन खरीदना है, शॉपकीपर ने आपको बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे खरीदोगे? अगर तुरंत पेमेंट कर रहे हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, अगर फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हो तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये जो 20% डिस्काउंट आपको ऑफर किया गया है, ये किस चीज़ का डिस्काउंट है? ये प्रॉम्प्ट पेमेंट का डिस्काउंट है। आप तुरंत पे कर रहे हो इसलिए आपको वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या होगा? लीस्ट प्राइस को डायरेक्टली कम कर देंगे। कैश डिस्काउंट में क्या होगा? आप पेमेंट कब कर रहे हो उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कैश डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर द पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। तुरंत पे करो या जो क्रेडिट पीरियड है 1 महीना 2 महीना, उसके अंदर अगर आपने पे कर दिया तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर्स के लिए एक जैसा होगा। कैश डिस्काउंट ये कस्टमर स्पेसिफिक होगा, जो प्रॉम्प्ट पे करेगा, जो अर्ली पे करेगा उसी को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। इन सिंपल टर्म्स, सॉल्वेंट मतलब वो व्यक्ति जिसकी अपनी सारी लाइबिलिटीज, मतलब लोगों के जो पेमेंट उसे देना बाकी है वो सारे पे करने की ताकत है, उसके पास इतनी असेट्स है कि वो अपनी सारी लाइबिलिटीज इजीली पे कर सकेगा, दैट इज सॉल्वेंट पर्सन। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ताकत नहीं है लाइबिलिटीज रीपे करने की, मतलब उसके पास इतने असेट्स ही नहीं है कि सारे असेट्स बेचने के बावजूद भी वो अपनी सारी लाइबिलिटीज रीपे कर सके, उसे कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। हिंदी में हम उसे दिवालिया ये वर्ड यूज करते हैं। सो इफ अ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, जितनी लाइबिलिटीज है उससे ज्यादा असेट्स है या दोनों इक्वल है, तो ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पर्सन। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट पर्सन। ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज असेट्स, आप उसके सारे असेट्स बेच भी दो तो भी उसकी लाइबिलिटीज पूरी तरह रीपे नहीं हो पाएगी, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। एक और ऑल्टरनेटिव वर्ड इसके लिए बैंकरप्ट ऐसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसके लिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं, और इनकम टैक्स एक्ट के रिक्वायरमेंट अनुसार इंडिया में अकाउंटिंग ईयर को कर दिया है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इनकम सबका अकाउंटिंग ईयर यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, कोई अलग अलग अकाउंटिंग ईयर इस्तेमाल ना करे, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च के ब्रैकेट में ही मेंटेन करने पड़ेंगे। At the end of the accounting year, a proprietor has to prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. ये तीनों वो स्टेटमेंट्स हैं जो हमें हमारे बिजनेस के रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस और हमारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। बिजनेस के 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बिजनेस के 2 टाइप्स हैं, एक है ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इनके नाम ही इनका मतलब समझा देते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न मतलब वो कंसर्न जो कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं, उसमें प्रॉफिट ऐड करके लोगों को बेच रहे हैं। इन शॉर्ट, द कंसर्न विच हैव मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स।
और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब वो कंसर्न जिनका प्रॉफिट कमाना मोटिव बिल्कुल नहीं है, वो सोसाइटी के भले के लिए काम करना चाहते हैं, वो सोशल सर्विस के लिए काम करना चाहते हैं। सो ट्रेडिंग कंसर्न, a business concern established with an object of earning profit by selling goods is known as trading concern। सिंपल है, वो लोग क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। कहाँ से, गुड्स बेच के, गुड्स या कमोडिटीज बेचकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दे आर ट्रेडिंग कंसर्न। Not for profit concern, it is an organization not established for making profits but for rendering services to the society। इनको प्रॉफिट नहीं कमाना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट नहीं कमाना है, उन्हें सोसाइटी के भलाई के लिए काम करना है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारे जो लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज हैं, मतलब नगर पालिका, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत, ये सारे। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये सारे के सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे सारे मंदिरों के संस्थान, ये सारे के सारे क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल नहीं चाहते। वो एक भी एक्टिविटी प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते, लेकिन उनका बेसिक मोटिव होता है सोसाइटी का भला करना या ऐसा कोई काम करना है जो लोगों के श्रद्धा को, लोगों के भावनाओं को सपोर्ट करे, मदद करे। गुडविल, कोई भी बिजनेस अपने खुद के काम के साथ साथ उस बिजनेसमैन का व्यवहार, उनकी सर्विस और उनका मार्केट में का नाम, इन चीज़ों पर भी चलता है। जब भी आप किसी पर्टिकुलर शॉप में जाते हो, अगर वो शॉप ओनर आपसे अपनेपन से, आपुलकी से बात करे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आप वहाँ पर फिर एक बार ज़रूर जाओगे। वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलेगी तो आप वहाँ पर जाओगे तो जाओगे और 4 लोगों को बताओगे कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको सर्विस अच्छी मिलेगी। तो ये जो पब्लिक में इमेज है या ये जो माउथ पब्लिसिटी है, इसे कहा जाता है गुडविल। सो गुडविल मीन्स व्हाट? Goodwill may be described as aggregate of those intangible attributes of business which contribute to its superior earning capacity over a normal return on investment। Intangible attributes मतलब ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो नजरों से नहीं दिखते लेकिन बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। जैसे बिजनेस ओनर का व्यवहार, उनके स्टाफ का ट्रीटमेंट, जो स्टाफ कस्टमर्स को ट्रीटमेंट देते हैं वो, बराबर है, बिजनेसमैन की ईमानदारी, उसका मार्केट में का नाम, ये सारी चीजें ऐसी है जो नजरों से नहीं दिखती लेकिन बिजनेस पर असर डालती है। गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, आपका बिजनेस सजेस्ट करेंगे, तो आपका गुडविल पॉजिटिव है, आपका रेप्यूटेशन पॉजिटिव है। अगर लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे तो आपका रेप्यूटेशन निगेटिव है। तो फिर गुडविल मतलब क्या? मार्केट में जो आपका रेप्यूटेशन है, आपका नाम है, उसको अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए मनी में काउंट कर लो तो दैट इज कॉल्ड एज गुडविल ऑफ योर बिजनेस। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट को हम डिटेल में आगे पढ़ने ही वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दे दूं। इंटेंजिबल असेट मतलब वो असेट्स जिन्हें अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर मेरे को दिख रहा है, मैं उसको छू सकती हूँ, वो मेरे सामने रखा है, मेरे बिजनेस में यूज हो रहा है। ऑन द अदर हैंड मेरा मार्केट में का रेप्यूटेशन, अगर मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं, वो उनके जूनियर्स को सजेस्ट कर रहे हैं, सो ये जो मेरा नाम है, ये जो मेरा रेप्यूटेशन है, जो मैंने मेरे स्टूडेंट्स के मन में कमाया हुआ है, जो मुझे मेरा बिजनेस बढ़ाने में मदद कर रहा है, वो रेप्यूटेशन को मैं देख नहीं सकती, उसको अपना अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो मेरे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। तो इंटेंजिबल असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनका एक्चुअली अस्तित्व नहीं है लेकिन वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट, फायदा, लॉस, नुकसान।
Profit, when the selling price of goods is more than the cost price, it is a profit. Profit increases the capital of the business. जब कोई कमोडिटी का सेल प्राइस, बेचने की कीमत, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदी कीमत से ज्यादा हो, तो जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड, अगर मैं लॉस की बात करूं तो जो मेरी सेल प्राइस है, मतलब जिस पर मैं वो कमोडिटी सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, दैट सेल प्राइस इज लेस देन खरीदी कीमत, कॉस्ट प्राइस, सो इट विल बी टर्म्ड एज लॉस. नेक्स्ट इज इनकम. It is revenue arising as a result of business transaction. It is amount receivable or realized from services provided and earning from interest, dividend, commission, etc. Okay. आइए समझते हैं इनकम में क्या होगा. तो इनकम के दो हिस्से हैं. पहला, मैं मेरा एक्चुअल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ तो आई एम अर्निंग फीस फ्रॉम माई स्टूडेंट, तो मैंने मेरे स्टूडेंट से कमाई हुई फीस प्लस बाकी ऐसे कुछ रास्ते होते हैं जिससे हर बिजनेस कमाता है. फॉर एग्जाम्पल फीस आई, वो पैसा मैंने लिया, बैंक में ले जाके मैंने उसको फिक्स डिपॉजिट करवाया. अब अगर मैंने फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो मुझे उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. पैसा किसका है, बिजनेस का है, तो वो बिजनेस से आया हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट जो मैंने उस पैसे पे कमाया, ये दोनों टोटली मिला के मेरा क्या बन गया, इनकम बन गया. उसी के साथ साथ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेवेन्यू. इट इज इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेसमैन उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी करके जो कमा रहा है उसे कहा जाता है रेवेन्यू. फीस जो मुझे बच्चों से मिल रही है, सिर्फ उतनी फीस इज माय रेवेन्यू. उस फीस के अलावा अगर मैं बाकी रास्तों से कुछ पैसा कमा रही हूं तो दैट विल बी माय इनकम. असेट्स, लाइबिलिटीज एंड नेट वर्थ. असेट्स, एनी फिजिकल थिंग और राइट owned that has a monetary value is called as an asset. The ownership of asset must be with business unit. बिजनेस यूनिट के ओनरशिप में, बिजनेस यूनिट के अधिकार में, उसके मालिकी अधिकार में ऐसी कोई भी चीज अगर है जो बिजनेस के नाम पर है और वो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है तो उसे कहा जाता है असेट. फिर वो असेट फर्नीचर हो, लैंड हो, वो बिजनेस ने कोई फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूले का पेटेंट करवाया तो वो पेटेंट भी, मतलब टैंजीबल एंड इनटैंजीबल दोनों प्रकार के ओनरशिप राइट्स को कहा जाता है असेट्स. असेट्स के तीन टाइप्स हैं. पहला है फिक्स्ड असेट और नॉन करंट असेट, दूसरा है करंट असेट और तीसरा है फिक्शियस असेट्स. पहला है फिक्स्ड असेट्स और नॉन करंट असेट्स. फिक्स्ड असेट्स का मतलब ऐसे असेट्स जिन्हें आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, जो आपके सामने है और जो आप बिजनेस में लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले हो. एग्जाम्पल्स लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा. नॉन करंट असेट्स, सेकेंड टाइप इज करंट असेट्स. करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसे असेट्स जो आपके हैं, आपके बिजनेस में है और जिन्हें आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल बैंक में का मेरा बैलेंस, मेरा पैसा जो मैंने बैंक में जमा कर रखा है, कुछ फिक्स डिपॉजिट्स जो मैंने करवा रखे हैं, मेरे डेटर्स जिनसे मुझे पैसे आने वाले हैं, ये वो लोग हैं जिनसे मैं शॉर्ट टर्म में मुझे ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत पैसा जनरेट कर सकती हूँ, पैसा कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो इन्हें कहा जाता है करंट असेट्स. और तीसरे है फिक्शियस असेट्स. फिक्शियस असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जिनका अपना अस्तित्व नहीं है लेकिन वो आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं. फिक्शियस असेट का बेस्ट एग्जाम्पल इज गुडविल.
गुडविल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई दिखा नहीं सकता कि वो रहा मेरा गुडविल, बट आपका गुडविल, मार्केट में का आपका पॉजिटिव नाम हमेशा आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करने वाला है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज। अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटीज। किसी भी प्रकार का अमाउंट जो बिजनेस किसी और व्यक्ति को देने वाला है उसे कहा जाता है लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, आपने क्रेडिटर से उधारी पर माल खरीद रखा है, आपकी लाइबिलिटी है। आपके स्टाफ की सैलरी देना बाकी है, सैलरी पेएबल, आपकी लाइबिलिटी है। आपने बैंक से लोन ले रखा है तो लोन आपकी लाइबिलिटी है। It is a debt or amount due from the business to others for the benefit received by the business unit. Liability कब जनरेट होगी? जब आप आज बेनिफिट ले लोगे और उसका पेमेंट आप फ्यूचर में करने वाले हो। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, फिक्स्ड लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको लॉन्ग टर्म में रीपे करनी है, बैंक लोन 5 साल 7 साल 10 साल चलने वाला है। और करंट लाइबिलिटीज मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो आप शॉर्ट टर्म में रीपे करने वाले हो। सैलरी पेएबल अभी नहीं की, अगले महीने करनी पड़ेगी। नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, ये तीनों ना एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। ये तीनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं। कैपिटल हम लोग ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। The amount or funds provided by the proprietor in the business is called as capital, as well as excess of assets over liabilities of business is also known as capital or net worth. तो net worth का फॉर्मूला क्या है? assets minus liabilities, जो बच गया that will be termed as capital. Contingent liability. सबसे पहले कॉन्टिंजेंसी इस वर्ड का मतलब समझेंगे। कॉन्टिंजेंसी मतलब हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपके दोस्तों ने शर्त लगा ली। क्या शर्त लगाई? इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं। अब क्या हुआ? आपने और आपके दोस्त में जो शर्त लगी है, आपको वो शर्त पूरी करनी है या नहीं करनी। ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी या नहीं जीतेगी, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गई आपकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट पर डिपेंड करती है। इसका एक और एग्जाम्पल, किसी वर्कर ने बिजनेस पर केस कर दिया और वो केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब वो वर्कर बिजनेसमैन से कॉम्पेंसेशन चाहता है कि मैं जब आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, अब मुझे आपसे कॉम्पेंसेशन चाहिए 5 लाख रुपए का। कंपनी पर उसने केस कर दिया, वो केस कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है। अब ये 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे या नहीं, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? कोर्ट ऑफ लॉ के डिसीजन पर जो फ्यूचर में आने वाला है। मतलब आज डिसाइडेड नहीं है कि पैसा देना है या नहीं देना है, ये डिसाइड फ्यूचर में होने वाला है। तो ये जो डिसीजन वाला पार्ट है ये फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट है। सो ऐसी लाइबिलिटीज को कहा जाता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। A liability which may arise in future depends on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability. As it is not a confirmed or perfect liability. हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे? जो कंफर्म्ड है वो। जिस दिन ये लाइबिलिटी कंफर्म हो जाएगी, कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा कि उस वर्कर को 5 लाख रुपया दो, उस दिन वो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी कहलाएगी। तब तक वो एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं कहलाएगी। तो तब तक हम उसे बैलेंस शीट में ना दिखाते हुए क्या करेंगे? बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में दिखाएंगे कि ये लाइबिलिटी हम पर अराइज हो सकती है। So as it is not confirmed or perfect liability, it does not affect the financial position of the business and therefore it is not shown on the liability side of balance sheet. But
it is shown by way of footnote to the balance sheet simply as information. तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ। जैसे जैसे अकाउंटिंग को एक ग्लोबली एक्सेप्टेबल सिस्टम के तौर पर डेवलप किया जाने लगा, काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए कि किसी पर्टिकुलर चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ को हम लोग कैसे समझें। तो फिर उन सवालों के जवाब देने के लिए अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बनाए गए। तो पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। Accounting is means of communicating the results of business operations to the various parties interested in or connected with the business. काफ़ी सारी पार्टीज, ओनर, कस्टमर, लेंडर, बैंकर, ये सारे लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। फिर उन्हें हमारे बिजनेस के बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे? तो वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू। Bookkeeping and accountancy is an art of recording, classifying and summarizing transactions of business concern in systematic manner. अब एक सिस्टम है, हर ट्रांजैक्शन सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो जहां आप कोई सिस्टम फॉलो करते हो वहां अलग अलग प्रकार के टर्म्स का मतलब समझाया जाना जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट्स का मतलब समझाया जाना जरूरी होता है। तो इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो ग्लोबली सारे अकाउंटेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब एक कॉन्सेप्ट को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसे फॉलो करते हुए बनाए गए बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, ये ज़्यादा रिलायबल बनेंगे, ये ज़्यादा विश्वासार्ह बनेंगे। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मिटी इन प्रेजेंटेशन। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक एडिशन का सम दे दिया जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स है या जितने भी लोग उस सम को परफॉर्म करेंगे उनका तरीका एक ही होगा, उनका प्रेजेंटेशन का तरीका भी सिमिलर रहने वाला है, आंसर भी सेम आने वाला है। वैसे ही ग्लोबली अगर सारे अकाउंटेंट्स ने इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए, फॉलो करते हुए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए तो ऑटोमेटिकली सबके बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होंगे। जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट। अकाउंटिंग करते वक्त कुछ चीजों को मेजर करना जरूरी हो जाता है, कुछ चीजों की वैल्यू फाइंड आउट करना जरूरी हो जाता है। फिर अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो मेजरमेंट का बेसिस है वो भी सबका सेम हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फिर आप लोगों में से कुछ लोगों को ये सवाल आएगा कि मैम बेसिस ऑफ मेजरमेंट कहाँ, क्यों, किस लिए? स्टेप बाय स्टेप हम उन चीजों को भी जरूर आंसर करेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल। हम लोग अकाउंटिंग के जब बेसिक्स पढ़ रहे थे, बुक कीपिंग के बेसिक्स पढ़ रहे थे, तब भी एक चीज हमने देखी थी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे मेंटेन होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक्सेस करना चाहे तो एक वो उसे समझ सके, दूसरा उन पर डिपेंडेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर डिपेंडेंट डिसीजंस सही प्रूव होने चाहिए, इतनी करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि वो उसके बेसिस पर एक करेक्ट डिसीजन ले सके। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति जो उसे एक्सेस कर रहा है उसे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी। वैलिड एंड अप्रोप्रिएट अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब होता है, एक्चुअली हर बिजनेस अलग है, कोई भी दो बिजनेस 100% एक दूसरे जैसे वर्क नहीं करते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है या हमने जो टर्म डिराइव किया है या हमने जो अकाउंटिंग के रूल्स बनाए हैं वो वैसे के वैसे 100% उस बिजनेस को अप्लाई नहीं हो पाते। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप एक्चुअल मार्केट में देखोगे तो हर बिजनेसमैन की सोच अलग है, अपना बिजनेस करने का तरीका अलग है। फिर कुछ चीजों को हम लोग इट इज प्रेजेंट ऐसा एक्सेप्ट
करते हैं, ऐसा मान के चलते हैं, वो एक्चुअल में है या नहीं, इसे चेक करने की जगह पे भी अज्यूम, हम लोग ये ऐसा मान के चलते हैं कि ये चीज ऐसी की ऐसी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उस मान के चलने को हम लोग कहते हैं अजम्पशंस। सो कॉन्सेप्ट्स की मदद से क्या हो गया, ऐसे कुछ अजम्पशंस क्रिएट किए गए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने में मदद करने लगे। अब मैं उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगी जो हर अकाउंटेंट को या हर उस व्यक्ति को जिसका अकाउंटिंग से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से कोई संबंध है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट से संबंध है, एक्चुअली वो सभी का होता है, तो उस हर व्यक्ति को ये कॉन्सेप्ट्स पता होना जरूरी है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ बिजनेस है, ये ओनर है और ये दोनों सेपरेट पर्सन हैं। अकाउंटेंसी या सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी ये मानता है कि हर बिजनेस और उसका ओनर ये वन एंड द सेम नहीं है, ये दो अलग अलग लोग हैं। मतलब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस अलग है, ओनर के ट्रांजैक्शंस अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता। दिस कॉन्सेप्ट implies that a business unit is separate and distinct. Separate and distinct from the owner or owners, that is the person who supplies capital to it. फिर ओनर रहने दो या ओनर्स रहने दो, दैट मीन्स किसी भी प्रकार का फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर है तो उसे जो लोग कैपिटल सप्लाई कर रहे हैं वो उसके ओनर कहलाए जाएंगे। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। अब ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों लाया गया? ये ऐसा इसलिए लाया गया कि हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस ये पर्टिकुलर बिजनेस का जानना है। अगर मैं मेरे बिजनेस को और ओनर को वन एंड द सेम मान लूं तो होगा क्या? तो होगा ये कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस ये मिक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे क्लासेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना शुरू किया और उसी में मैंने मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, मैंने मेरे बेटे का स्कूल फीस भरा, मैंने मेरे घर में ग्रोसरी लाई, ये भी सारे ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब मुझे बताइए, अगर मैं इन सारे ट्रांजैक्शंस को मिक्स कर दूं तो क्या मेरे बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस सही सही दिखाएगा क्या? एक्चुअली नहीं दिखा पाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया कि आपका बिजनेस और ओनर ये दो अलग अलग लोग हैं, ये 100% सेपरेट है और इन दोनों के ट्रांजैक्शंस अलग अलग रिकॉर्ड होंगे। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शन ओनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। इसी के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट बनाने का एक और रीजन है या इस कॉन्सेप्ट का एक और इम्प्लीकेशन है। वो इम्प्लीकेशन ऐसा है कि जब हम लोग बिजनेस और ओनर इन दोनों को अलग अलग मानते हैं तो ओनर ने बिजनेस को क्या दिया हुआ है? कैपिटल दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस शुरू क्यों करेगा? वो इस अपेक्षा से बिजनेस शुरू करेगा कि उसे हर साल प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन कुछ टर्म के बाद में उसने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, जितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, उतना उसे वापस मिल जाएगा अलॉन्ग विथ सम एडिशनल प्रॉफिट। अब बिजनेस की जिम्मेदारी क्या बन गई? बिजनेस की जिम्मेदारी बनी कि जो ओनर है उसको उसका पैसा लौटाना है। इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते वक्त ओनर का कैपिटल ये बिजनेस के बुक्स में लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, तो उनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस एक
एक दूसरे के बुक्स में या बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनर के बुक्स में और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट। शुरुआत से हम लोग एक चीज देखते आए हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस विच इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ ही रिकॉर्ड करेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट वही बताता है। दिस कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of accounts. मनी मेजरमेंट वो ही कहता है हम लोग सिर्फ वो ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जिन्हें हम मॉनिटरी टर्म्स में, मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनसे मुझे फीस आई, मनी में मेजर होगा, मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड जरूर करूंगी। अब मैंने ही, मेरे कुछ एक्स स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे सलाह मांगी अबाउट देयर करियर। अब एक्चुअली मैंने उनसे कोई फीस चार्ज की है क्या? नहीं की है, बट वो लोग मुझसे मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही मदद मांगने आए थे। मैंने उन्हें आंसर फॉर कर दिया आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, और उनसे मैंने किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं की। तो ये जो सर्विस मैंने मेरे एक्स स्टूडेंट्स को दिया, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट वही कहता है कि हर वो ट्रांजैक्शन जिसे आप पैसों में तोल सकते हो वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो हम लोग कॉस्ट इस चीज को समझेंगे। कॉस्ट मतलब वो अमाउंट जो किसी भी असेट को या किसी भी कमोडिटी को, प्रोडक्ट को आप तक लाने के लिए आपने खर्चा किया है, दैट इज योर कॉस्ट। An asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is the acquisition cost. Acquisition cost मतलब खरीदी कीमत। Acquisition cost मतलब खरीदी कीमत। Cost of acquisition will be the base for all the further accounting. बहुत सिंपल सी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लैपटॉप खरीदा जिसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस है 50,000 रुपीज, लेकिन मुझे जो शॉपकीपर था उसने, उनके पास एक ऑफर चल रहा था, उन्होंने मुझे वो लैपटॉप 45,000 में दिया। तो मेरे लिए उस लैपटॉप की खरीदी कीमत, एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हुई? 45,000। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना दिखेगा? 45,000। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस सिनारियो को रिवर्स कर दूं तो एक स्पेशल फीचर्स वाला लिमिटेड एडिशन लैपटॉप है, ठीक है, जिसकी जनरली प्राइस 50,000 है, लेकिन फिलहाल वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एक XYZ पर्सन के पास वो अवेलेबल था, मैंने उनसे बात की तो दैट पर्सन टोल्ड मी कि आपको मुझे 5,000 रुपीज ऑन देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब ये 50,000 का लैपटॉप आपको 55 में मिलेगा। अब बताइए मेरे लिए एक्विजिशन कॉस्ट कितनी हुई? ऑफ कोर्स 55,000 हुई। तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो लैपटॉप कितने में दिखेगा? 55,000 में दिखेगा। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट आपने जितने में खरीदी उतने में रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एनी पॉलिसी, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि ये जो खरीदी कीमत होता है या ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, ये इंक्लूड करता है परचेज प्राइस प्लस ऑल द एक्सपेंसेस डन फॉर
making that asset usable in your business. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पीछे ये जो स्क्रीन है ये मैंने लिया 2 लाख रुपीज में। उस स्क्रीन को मेरे बिजनेस तक, मेरे क्लासेस तक लाने के लिए मैंने और 10,000 रुपीज खर्चा किया, और उसे यहाँ फिट करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए मैंने और 5,000 रुपीज खर्चा किया। यानी टोटल कितना खर्चा किया मैंने? 2 लाख मेरी खरीदी कीमत, प्लस 10,000 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्लस 5,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब एक्चुअली मुझे ये कितने में पड़ा? 2,15,000 रुपीज में। तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने में दिखेगा? 2,15,000 रुपीज में। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। टू बी कंसिस्टेंट मतलब एक चीज को रेगुलर बेसिस पर बार बार करते रहना, फॉलो करते रहना। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट सेज any policy adopted for accounting should be continuous or consistent throughout the business, and it need not be changed generally unless and until circumstances demand. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए हर बिजनेस अपनी एक अकाउंटिंग पॉलिसी बनाता है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? मेरे बिजनेस को बेस्ट सूटेबल जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है उन सबको मैं अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो जो जो प्रैक्टिसेस मैंने सिलेक्ट किए हैं उसे कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। तो एक बार अगर मैं कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस सिलेक्ट कर लूं तो उसे मुझे थ्रू आउट द बिजनेस सेम रखना है, और ईयर टू ईयर भी मुझे वो ही फॉलो करना है। मैं हर साल अगर अपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करती रहूंगी तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपेरेबल कभी भी नहीं बनेंगे। तो मैंने अगर एक बार सिलेक्ट कर लिया तो मुझे कंसिस्टेंटली उसे ही फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टैंडर्ड 11th में कॉमर्स लिया, फिर 12th में साइंस में गए, फिर फर्स्ट ईयर में वापस कॉमर्स में आए, आप कहीं पहुंच पाओगे क्या? एक्चुअली नहीं। आपने एक बार कॉमर्स सिलेक्ट कर लिया तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट इट, एटलीस्ट तब तक जब तक सर्कमस्टेंसेस ऐसे ना बने कि आपको स्विच करना पड़ जाए। जैसे एक अकाउंटिंग पॉलिसी मैंने अडॉप्ट की थी, काफी सालों से मैं उसे फॉलो भी कर रही थी, लेकिन अचानक लॉ में चेंज होने की वजह से वो अकाउंटिंग पॉलिसी बैन हो गई, इलीगली प्रोहिबिट हो गई। अब मुझे चेंज करना जरूरी हो गया। तो आपको आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी तब तक कंटिन्यूअसली फॉलो करनी है जब तक ऐसा कोई सर्कमस्टेंस खड़ा ना हो जाए कि आपको चेंज करना कंपल्सरी हो जाए। कंजर्वेटिज्म, हमारे यहाँ पे ना एक चीज कही जाती है कि हमेशा इन योर बिजनेस प्ले सेफ। प्ले सेफ का मतलब ऐसा होता है कि अनड्यू रिस्क ना लो, बेवजह अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसे बेवजह बढ़ा के मत दिखाओ, और सेफली आराम से आगे बढ़ते रहो। तो यह कॉन्सेप्ट हमें वो ही समझाता है। कंजर्वेटिज्म, while recording the business transactions, we have to anticipate no profit but provide for all possible losses. We have to anticipate no profit but provide for all possible losses. For example, हुआ कुछ ऐसा कि मेरे एग्जिस्टिंग बैच में से 10 बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप चिंता मत करो, अगले साल आपके पास हमारे और 10 दोस्त ज्वाइन करने वाले हैं। मैं खुश हो गई, क्या बात, अपना स्ट्रेंथ और 10 बच्चों से बढ़ जाएगा। और मैंने उन 10 बच्चों की फीस जो अभी तक मुझे मिली नहीं है, उन बच्चों ने ज्वाइन किया नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी मैंने इस साल रिकॉर्ड कर दी। ये सही है क्या?
नहीं। कंजर्वेटिज्म वही बोल रहा है कि आपको ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है, ये आज पॉसिबिलिटी है, एक्चुअल प्रॉफिट है क्या? नहीं। तो पॉसिबिलिटी के बेसिस पर, अंदाजे के बेसिस पर उसे रिकॉर्ड ना करें। हाँ, ऑन द अदर हैंड, अगर आपको ये डाउट है कि शायद मेरा ये पैसा डूब सकता है, शायद मुझे ये नुकसान हो सकता है, तो आप आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी प्रोविजन करके रखिए। प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन मतलब हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा साइड में निकाल देते हैं ताकि अगर नुकसान हुआ भी तो उस हिस्से में से हम उस नुकसान को कॉम्पेंसेट कर सके। तो कंजर्वेटिज्म कहता है आपको अंदाजा है प्रॉफिट होने वाला है, आज रिकॉर्ड ना करें, जब एक्चुअली वो प्रॉफिट हो जाएगा तब रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, आपको अंदाजा है कि ये नुकसान हो सकता है, तो आज उसकी पूर्व तैयारी, आज उसका प्रोविजन करके रखिए ताकि कल चल के आपको जब नुकसान हो जाए एक्चुअली, तब आप उसको इजीली कॉम्पेंसेट कर सकें। हॅलो, हां तेजस. हां मॅम, तो चेक तुम्हाला दिला ना, तो डिपॉझिट नका करू, त्याच्यामध्ये कॅश द्या. ठीक आहे. हो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न का मतलब होता है हमारा जो बिजनेस है वो ईयर टू ईयर चलने वाला है। हम लोग ये जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमने ये जो बिजनेस शुरू किया है जिसका हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसे हम लोग फ्यूचर में लंबे समय तक कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते वक्त हम लोग ऐसे ही करेंगे कि वी विल कंटिन्यू दिस बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for future. हमने बिजनेस शॉर्ट टर्म में बंद करने के लिए शुरू किया हुआ नहीं है, हम उसे सालों साल चलाने वाले हैं. Next concept is realization. Income is recorded only when it is realized. अब इसे हम समझेंगे. आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में एक एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा था. एक्रूअल का मतलब होता है मेरे पैसों पर अधिकार प्रस्थापित हो जाना, मेरा पैसा रियलाइज हो जाना. रियलाइज हो जाना मतलब समझेंगे. कुछ देर पहले मैंने उन 10 बच्चों का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया जो अगले साल ज्वाइन करने वाले हैं. अब सिनेरियो ऐसा बदला कि 10 न्यू स्टूडेंट्स ने मेरी एकेडमी ज्वाइन की और वो वहाँ पे मुझसे साल भर पढ़ रहे हैं. अब मैंने उन्हें पढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली जो फीस का अमाउंट है उस पर मेरा राइट आ गया. आई हैव अर्नड दैट अमाउंट, तो उसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाऊंगी बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड इट. तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही बोलता है. इट सेज इनकम इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड, दैट इज आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्नड. रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सेल आर अफेक्टेड और द सर्विसेज आर रेंडर्ड. मतलब जब आप एक्चुअली आपका काम पूरा कर दोगे, आपका उन पैसों पर जब अधिकार प्रस्थापित हो जाएगा, तभी आप अपना इनकम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे. ऐसा कहना है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का. नेक्स्ट इज एक्रूअल. दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू रियलाइजेशन. ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको
जब भी इनकम पर आपका अधिकार प्रस्थापित हो गया, इनकम आपका अर्न कर लिया आपने, बुक्स में दिखा दो। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका एक्सपेंडिचर पेएबल हो जाएगा, मतलब आपने उस पर्टिकुलर सर्विस को ले लिया है, इस्तेमाल कर लिया है और उसका पैसा देना बाकी है, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर पेएबल होना। तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब दिखाना है फिर? इनकम अर्न हो गया, एक्सपेंडिचर पेएबल हो गया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। ड्यूअल एस्पेक्ट, हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वो पूरा के पूरा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट वही कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट्स, दैट इज ड्यूअल इफेक्ट। हर ट्रांजैक्शन को दो इफेक्ट्स होते हैं, एक हाथ से बेनिफिट आता है, दूसरे हाथ से बेनिफिट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेन खरीदा, पेन मिला, पैसे दिए, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है एक हाथ से बेनिफिट आने दो, दूसरे हाथ से बेनिफिट दे दो। दिस इज द बेसिस ऑफ द एंटायर सिस्टम ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। From this concept, the basic accounting equation arises, that is capital plus liability is equal to assets. ओके, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्री करनी है तो हम लोग कौन से बेसिस पर करेंगे? ड्यूअल एस्पेक्ट के, मतलब वी विल रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स, पैसा कमोडिटी आई भी, बेनिफिट मिला भी और बेनिफिट दिया भी, बोथ एस्पेक्ट्स विल बी रिकॉर्डेड। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर का मतलब होता है वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है और जो मेरे डिसीजंस पर इफेक्ट डाल सकती है, उस सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बताना, दिखाना, इंक्लूड करना इज डिस्क्लोजर। The accounts must disclose all material information. हम लोगों ने मटेरियलिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मटेरियलिटी मतलब क्या? तो हर वो इंफॉर्मेशन जो मेरे या किसी के भी डिसीजन पर रिलेटेड टू माय बिजनेस इफेक्ट डाल सकता है, डिसीजन को चेंज कर सकता है, दैट इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इंफॉर्मेशन। The accounting report should disclose full and fair information to the related parties. Financial position and performance should be disclosed very honestly to all the users. Disclosure concept कहता है कि बिजनेस से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन को इतने सच्चाई से, इतने ऑनेस्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो कि एनी पर्सन टेकिंग डिसीजन डिपेंडिंग ऑन दैट इंफॉर्मेशन should take a correct decision. Next is materiality. Materiality concept says any information which is material or any information which can, materiality concept says any information which can affect the decision of decision maker, it's important or material to it. तो फिर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए मटेरियल है, जिसका हमारे डिसीजंस पर इफेक्ट आने वाला है। नेक्स्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करते वक्त अगर उस बिजनेस में से पैसा कमा रहा है तो ऑफ कोर्स वो पैसा कमाने के लिए उसे कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं।
अगर आप 1 रुपया आ रहा है तो आपको वो 1 रुपया कमाने के लिए 50 पैसा स्पेंड भी करना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट सेज कि आपको आपके बिजनेस में अर्न करने के लिए, आपका बिजनेस चलाते वक्त वहां पे से इनकम जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं, इनकम आया उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस किए, तो आप जैसे इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो वैसे ही वो इनकम कमाने के लिए लगे हुए सारे खर्चे भी रिकॉर्ड करना एक्सपेक्टेड है। Revenues during an accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. This concept is based on accrual concept and periodicity concept. इनका कहना है कि एक साल में, जिस साल के आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड में आपने जितने इनकम या जितने रेवेन्यू अर्न किए वो मैच होने चाहिए एक्सपेंसेस से। मतलब आप एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड के मेंटेन रिकॉर्ड करोगे, आप एक्सपेंसेस भी उसी पीरियड के रिकॉर्ड करोगे जिस पीरियड का रेवेन्यू या इनकम आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आए और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके फीडबैक्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।